नमस्कार। मैं हूं प्रिंस यादव और आप देख रहे हैं आपन देवरिया का एक खास प्रोग्राम बातचीत, जहां हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसका नाम नहीं काम बोलता है। जहां बात आपकी होगी, बात आपसे होगी, बात देवरिया की होगी। मैं इन्हें देवरिया का सिंघम कहूं या चुलबुल पांडे, फर्क नहीं पड़ता। अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने वाले या फिर चौराहे पर दौड़ाकर लफंडरों को डंडे से मारने वाले। आज हमारे मेहमान हैं देवरिया के टीएसआई श्री राम वृक्ष यादव जी। स्वागत है सर। जी प्रणाम, नमस्कार। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? इतनी एनर्जी। अब देखिए, जब मन में एक उमंग हो, मस्ती हो, काम करने का जुनून हो और उसके एवज में आपको रिजल्ट मिलता हो, लोग प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, मिल के कलकत्ता, बम्बई, देहरादून या जो है विदेशों से लोग आते हो, आर्मी के लोग आते हो, मिल के गले लगाते हो और कहते हो कि सर आपकी वजह से मेरे देवरिया का नाम सिंगापुर में लिया जाता है, दुबई में लिया जाता है, कलकत्ता में लिया जाता है, देहरादून में लिया जाता है या बॉम्बे में लिया जाता है, तो बहुत प्राउड होता है। फिर जब कई बार चौराहों पे लोग लस्सी ला के पिलाते हैं, कई बार ग्लूकोज पिलाते हैं, तो मतलब कोई भी आदमी होगा, माटी भी होगी, वो भी बहुत एनर्जी खो जाएगी। जी जी, ये तो है। सर, एक चीज, एक नॉर्मल टीएसआई से लेके और देवरिया का सिंघम, मतलब लोग देवरिया का सिंघम कहते हैं, यहाँ तक की जो जर्नी है, थोड़ा सा छोटे से मतलब कम शब्दों में थोड़ा सा। देखिए, जब हमसे पहले वाले टीएसआई साहब को किसी कारण से हटना पड़ा था, तो लाइन में बहुत 25-30 सब इंस्पेक्टर या और भी बहुत सारे लोग थे और मेरा नंबर सबसे पीछे था। जब मुझे बुलाया गया, कप्तान साहब ने बुलाया, तो मैंने उन्होंने पूछा कि क्यों टीएसआई बनना चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर ये कि बहुत ही देवरिया के लिए चैलेंजिंग जॉब है। एक एक चौराहा 4-4 घंटे जाम होता था, बहुत दिक्कत होती। उन चौराहों पे कई बार मैं भी फंसा था। मुझे लगा कि इससे बेहतर काम करने का मौका कहीं और नहीं होगा, ज़्यादा करना था, अच्छा करना था, तो मेरी पोस्टिंग हुई। सही बताऊँ आपको कि जैसे गोरखपुर ब्रिज से लेके और रुद्रपुर तिराहे तक की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर है। शुरू के दिनों में मुझे 3 किलोमीटर में कम से कम 10 बार मैं पैदल आता था, जाता था, फिर बाइक से किया। फिर मतलब लोगों को लगा कि यही दरोगा, ट्रैफिक का दरोगा आया है। और जैसे शरीफों को रिलैक्स देना और गुंडे मवाली लुच्चों से थोड़ा सा हार्ड पेश आना। और इसके बाद धीरे धीरे पहले बहुत सारा विरोध हुआ कि अरे ये तो दरोगा ऐसा आया, लेकिन लोगों को लगा अरे ये तो मतलब इनकी वजह से जाम में थोड़ी रिलैक्स मिला। और जो 3 सवारी सर्राटे से गाड़ियां निकलनी थी, जो उस तरह के लड़के जिनसे उनके माँ बाप सब लोग परेशान हुआ करते थे, पड़ोसी परेशान, जैसे उन लोगों पर धीरे धीरे अंकुश लगना चालू हुआ और उनके गार्जियन ही मेरा सपोर्ट करना चालू किए। तो उससे ये फ़ायदा ये हुआ कि मतलब मेरा भी मनोबल बढ़ा। और जैसे छोटी छोटी यहाँ पे सभाएँ होती थी या छोटा छोटा मंच होता था, उन मंचों पे बुलाया जाने लगा कि सर ज़रा यहाँ पे आइए, ये बातें करिए। तो मैं या संबंधित जो भी फ़ायदे नुकसान होते हैं लोगों को बताने लगा। और मैं हर बेटे को, हर बेटी को, हर बुजुर्ग को अपने घर की सदस्य की तरह ट्रीट किया। और कभी भी कोई एक दरोगा बन के या टीएसआई बहुत ये बन के नहीं, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत पे तरस खा के और कुछ मेरा जो हार्डपन है, समझौता किसी से नहीं, हमको प्यार से सबसे बातें करना, जो शरीफ है उसको सर पे बैठाना है, लेकिन गुंडे मवाली लुच्चों को डराना भी था हमको। और लोग जो गुंडे मवाली हैं वो डरे भी, और शरीफ आदमियों को मैंने विश्वास जीता, जिसकी वजह से काम करने में मुझे आसानी हुई। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लुच्चे लफंगे हैं इनको डरना चाहिए, डरना है आपसे? डरते हैं? नहीं, कानून से, मुझसे मतलब व्यक्तिगत राम वृक्ष यादव से नहीं, मतलब कानून से जो लोग कानून को तोड़ते हैं और उसका उनको दंड मिलना चाहिए। और जरूर जो है कानून का भय मानना चाहिए, डर मानना चाहिए। सर, एक और बहुत बड़ा चीज़ आया था सामने। देवरिया रेलवे स्टेशन पे किसी की जान बचाने वाला मामला आया था। सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? और देखिए, सच बात तो ये है कि कई बार लगता है कि हमने जान किसी की बचा दी। इस दुनिया में कोई जान किसी की नहीं बचाता, सब करता तो ईश्वर है। मेरा अपना मानना है, लोगों को मानना होगा।
ईश्वर की जब कृपा होती, मर्जी होती तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। चूँकि मेरी बेटियां उस समय इटावा से मैं यहाँ आया था, इटावा पढ़ती थी, मेरे मुझसे मिलने के लिए आई थी। दोनों बेटियों को हम पति पत्नी छोड़ने गए थे, दोनों मेरी बेटियां थीं। और उसी टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा था, पत्नी पूरब की तरफ खड़ी करके थी, और इस तरफ जो है रेलवे ट्रैक पे एक मालगाड़ी खड़ी थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और चूँकि प्लेटफॉर्म पे आड़ था, और उधर से 2 बेटियां अपने माँ के साथ, चुलबुली सी छोटी-छोटी 4-5 साल की बेटियां थी। चूँकि माँ पहले हाथ पकड़ के ला रही थी, इतने में मतलब उनको लगा कि मैं आ गई हूँ, तो वो लड़कियां जो है रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रही थी। और इतने में ही उधर से कोई सुपर फास्ट ट्रेन आ रही थी। मतलब किसी का दिमाग भी नहीं था उधर जो है। अच्छा, लड़कियां भी नहीं समझ पाई और हम लोग भी नहीं समझ पाए, जिसे बिल्कुल मतलब लाइव लोगों ने देखा, 400-500 लोगों ने देखा। एकदम बिल्कुल ट्रेन लगा कि ये आ गई, मतलब 50 से 70 मीटर ट्रेन आ गई, तो काफी नजदीक। एकदम बिल्कुल काफ़ी नज़दीक आ गई। और तब तक कोई कुछ समझ पाता, तो मेरी पत्नी सामने मेरे खड़ी थी, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने देखा कि ट्रेन को, बेटियों को पत्नी ने देखा। फिर उन्होंने कहा, अरे साहब देखो लड़कियाँ मर जानी। तो मैं तुरंत ही जो है मूव किया और दोनों लड़कियों को पकड़ा गोद में और अभी प्लेटफॉर्म पे रखा। तब तक ट्रेन का सायरन बजा और जो महिला थी, जिनकी बच्चियाँ थी, वो और भी घबरा गईं। और बिल्कुल वो घबराहट में वो भी मतलब बिल्कुल मतलब एकदम नज़दीक आ गई। तो अभी संभल भी नहीं पाया, तब पत्नी ने कहा कि अरे साहब जो ओकर मतरियो मर जाले। और मतलब मेरे पास बिल्कुल भी, या तो मतलब एकदम सेकेंड का भी टाइम नहीं था, और मैं उसी अपने पैर पे घूमा और सिर्फ उसको लेके गिरने के अलावा कोई चांस नहीं था। और उसके गर्दन पे झपट्टा मारता हुआ और अपने पीठ पे लेके ज्यों मैं महिला को लेके प्लेटफॉर्म पे, मतलब महिला का और मेरा एक साथ गिरना हो रहा और ट्रेन का निकलना होता। कुछ ट्रेन का पार्ट मेरे पैरों में, मतलब नहीं, जब मैं लेके गिरा हूँ तो मतलब ट्रेन का कुछ पार्ट मेरे इस पैर में हल्का सा लगा था। और गिरने के बाद में मतलब 5 मिनट तक तो पूरा सन्नाटा था। बहुत सारे लोग, हमको उस समय तो नहीं पता चला, लेकिन मीडिया के लोग, कुछ लोग वहाँ पे थे, कुछ फोर्स के लोग थे, सब लोग आके हमको घेर लिए और लोग कहने लगे कि सर ये पता था कि मर जाओगे आप, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इस तरह से यही काम कार्य है आपका, जिसकी वजह से सर आप देवरिया के दिल में हैं, और आशा करते हैं ऐसे ही दिल में रहेंगे, और सर ऐसे ही आप काम करते रहिए, दुआ है सर हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एक और ऐसा ही मामला था बरहज का, जो कुछ लोग बह रहे थे और कुछ दिन पहले ही आपका एक्सीडेंट भी हुआ था, और उन लोगों को बचाने के लिए भी आप शायद कूद गए थे। देखिए, मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए बनाया ही है, क्योंकि बनाया नहीं होता तो इन तरह की घटनाओं में मैं ही मर जाता। कई बार लोग खुद नहीं बच पाते हैं तो दूसरे को क्या बचाएंगे। और बरहज का घटना वो ये था कि जैसे सावन के महीने में नदी बिल्कुल समुंदर जैसा होता, बाढ़ का समय था, पुल टूट गया था, तो उस नाव पे जो चलती है, उसे इंजन से चलती है, उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई थी, और करीब उसमें गिनती के 72 लोग थे, और मोटरसाइकिल साइकिल थी बहुत सारा, तो उसमें उसका स्टीयरिंग फेल हो गया था। तो करीब वो 3.5 किलोमीटर तक उस तरफ बलिया तरफ बह गई थी, और 10,000 से ज़्यादा लोग जो है नदी के घाट पे खड़ा होके, कोहराम चारों तरफ मचा था, हाय बह गए। तो मेरा एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था, मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, चेस्ट में मेरी बहुत ज़्यादा चोट थी। एक वहाँ पे घाट पे तिवारी जी हैं, उनकी बेटी है, इस समय नेशनल टीम में है, राष्ट्रीय टीम में है वॉलीबॉल के। वो बहुत बहादुर लड़की है, चूँकि उसी घाट पे पैदा हुई, तो बिल्कुल उसको मछली की तरह समझिए। तो उसको लगा कि केवल ये काम TSI, मतलब उस समय मैं दरोगा था, तो रामबृत सर कर सकते हैं। तो भागती हुई हाफ पैंट टी शर्ट में मेरे घर पे आई, मेरी पत्नी को कि आंटी प्लीज़ अंकल को भेज दो। तो चूँकि एक्सीडेंट हुआ था, ये मना कर रही थी बार बार कि नहीं उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन फिर जब मैं सुन लिया कि कोई बात हो गई है, तो मैं तुरंत मैंने चद्दर फेंका और तुरंत मैंने वर्दी डाली और चल दिया घाट की तरफ। चूँकि बोट बहुत पुराना था, कभी चलता नहीं था, तो उस लड़की ने एक मिस्त्री बुलाया, बोट को सही करवाया, और मैं तुरंत, उसमें तेल भी नहीं था, मतलब एक्सीडेंट के हाल में मैं तुरंत गया, पेट्रोल पंप तेल लाया, डाला। कुल मिला के जब हम लोग नदी के धार में उतरे, 20 धार में मेरा बोट खराब हो गया, मेरा खुद का बोट, आपका भी? मेरा खुद का बोट खराब हो गया। अच्छा, उसमें इतनी चूँकि है तो लड़की कितनी भी बहादुर हो, तो जिसे बोट को किसी से कोई चीज़ फंसा था, उसके अंदर घुस के निकालना था, मतलब नदी में उतर के 20 धार में, तो उसमें कोई तैयार ना हो। और ये था कि वैसे भी मर जाएंगे, नहीं अगर निकालेंगे तो थोड़ी देर बाद पानी मेरे बोट में आएगा, डूब के मर जाएंगे हम लोग, तो सब मर जाएंगे, वैसे मरूंगा तो मैं ही मरूंगा। तो सबसे पहले मरने के लिए मैं तैयार हुआ। मैं बोट के अंदर गया, चूँकि धार इतनी तेज़ थी कि जब उतरता था तो बहा ले जाता था। फिर पेट में रस्सी बांध के उसके सहारे से उसके अंदर गया। फिर मतलब 2-3 बार के प्रयास में मतलब बोट मेरा ठीक हो गया। फिर हम लोग जब 72 लोगों को
मतलब उनके पास पहुँचे, ब्रीफ किया। एक सीईओ साहब थे उस समय, सुधीर शर्मा साहब, चूँकि तैराकी के वो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी थे, तो फ़ोन पे मेरी उनसे बात होने लगी तो मुझे ब्रीफ करते थे। एक मैं बेवकूफ़ी करता, लेकिन उनकी ब्रीफ करने की वजह से, चूँकि उनको भी सलाम है, चूँकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी बहादुरी से वाकिफ़ थे, तो उन्होंने क्या काम किया कि मुझे ब्रीफ करना चालू किया फ़ोन पे। मैं फ़ोन लेके गया था, उन्होंने कहा कि रामबृक्ष जो लोग 72 लोग, उनके पास नहीं जाना, दूर से ही ब्रीफ करना है, और जो रस्सा लेके गए हो उनको बोर्ड को देना और बोर्ड को सहारे से ले आना। तो मतलब मेरा अपना मानना है, जिन लोगों ने देखा बरहज का एक एक व्यक्ति देखा, अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो लोग बताएंगे कि वो टाइटैनिक पिक्चर लोगों ने जरूर देखी होगी, लेकिन वो पिक्चर जो है वो बनाई गई है, लेकिन ये वाली टाइटैनिक सच में जिन लोगों ने देखा, जब हम इन लोगों को बाहर लेके आए तो सच में लगा कि भगवान ने जन्म इसलिए दिया है, और मौका लगे तो इस तरह का काम आदमी को प्रयास करना चाहिए। या बचेंगे तो नाम होगा, अब मर गए तो बहुत सारा नाम होगा। सर, तो भगवान सैल्यूट बचा। है आपको, आपके थैंक यू सो कामों मच। के लिए। जी जी। इसका मतलब ये है कि आप मतलब दूसरों की जान बचाने का जिम्मा ले रखे हैं देवरिया में, हाँ? भगवान की मर्जी, जो चाहता हो करवाता हो, मैं करता हूँ। हम लोग क्या जिम्मा लेंगे, जो कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से लोगों को रिलैक्स मिले और हम लोगों के काम आ सके। इससे बड़ा जीवन तो इसीलिए मिला मुझे लगता है। सर, एक सबसे बढ़िया, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताइए आप अपने बारे में, जो मजेदार चीज कोई। एक बार जैसे किसी को नहीं पता होगा, जैसे मेरी पत्नी, मेरा परिवार, पूरा गांव, मेरे दोस्त रिश्तेदार, सारे लोग कहते हैं कि हमें गर्व है रामवृक्ष पे। मेरी माँ को भी गर्व है, और जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उन लोगों को भी गर्व होता है। और इस दौरान जैसे जीवन में, जैसे एक बार बताऊँ आपको, जैसे आपको वो घटना बताते बहुत कम समय में। जैसे मेरे जीवन का, नौकरी का शुरुआत ही हुआ था, और ऐसे ही मैं रिस्क लेके काम करता था। इटावा में मुलायम सिंह जी द्वारा सफाई महोत्सव मनाया जा रहा था। उस सफाई महोत्सव का पहला महोत्सव था, स्टार्टिंग था। उसमें जैसे मैं, यहाँ पे भी लोग काम मुझे बहुत अच्छा वाला देते हैं, वहाँ भी मुझे बहुत रिस्क वाला काम और जिम्मेदारी का काम मिलता था। तो बम्बई से जो हमारे देश की सबसे बड़ी लोक गायिका है राजस्थान की, इला अरुण जी, वो और उनकी टीम और कुछ करीब 30-35 लड़कियाँ थी। और उसमें जो है एक मधुमक्खी का छत्ता था, उनके डायरेक्टर को मतलब वो काट लिया था, और काटने के दौरान वो बिल्कुल मृत्यु के कगार पे थे, और बाहर मतलब कोई निकलने के लिए तैयार नहीं था। और बाद में उनकी पत्नी मेरा पकड़ के रोने लगी, सर मेरा एक ही हस्बैंड है, प्लीज़ जो है प्लीज़ सर आप, मतलब उनको लगा कि यही कर सकता है पुलिस वाला, बाकी कोई करेगा नहीं, सर प्लीज़ कुछ करिए। तो मैं हिम्मत जुटा के बाहर निकला, चूँकि हमें मधुमक्खी तो मधुमक्खी होती, पूरा छत्ता था, हाँ, पूरा उसको जो है। अच्छा, जब उसको काटने लगी मधुमक्खी छत्ता, तो चूँकि मैं ड्यूटी अलर्ट थोड़ा करता था, तो गेट से, जिसमें 30-35 लड़कियाँ मतलब थीं और भी इला अरुण वगैरह थी, तो उसमें वो घुसने का प्रयास किया, तो उसको मैं बाहर ही रोक के गेट बंद कर दिया था। इससे मतलब वो 35 लड़कियां भी बच गई थी, 35-40 लड़कियां कलाकार बम्बई की। और उसकी मतलब उसको तो था रिस्क था, लेकिन उसमें एक उनका डॉक्टर भी हुआ करता, तो उसने कहा कि सर ये दवा एंटीबायोटिक है, अगर उसके मुंह में पड़ जाएगी तो वो सर मरेगा नहीं। कुल मिला के रिस्क लेके एक बार दवा पिलाया है। फिर दूसरी बार वहीं से 2 दीवार, जैसे जो लोग इटावा को जानते हैं, जिला पंचायत और कप्तान साहब का बंगला आसपास है, बीच में रोड जाता है हाईवे। मैं, दीवार बहुत ऊंची थी, एक दीवार में डाका, फिर दूसरी डाका, फिर तीसरी डाक के कप्तान साहब के बंगले पे गया, और वहाँ बताया कि इस तरह की पोजीशन है। चूँकि सफाई महोत्सव था, सरकार होती है तो सारे लोग उन्हीं को होते हैं, तो मुझे तो लगा कि नौकरी जाएगी अगर कुछ हो गया तो मैं तो उस समय तो सही बात है कि नौकरी बचा रहा था कि अगर इसको कुछ हो गया, हम लोग सुरक्षा में थे, तो मतलब नौकरी जाएगी। उससे मज़ेदार बात यह है कि जब फायर ब्रिगेड वगैरह आया, अपना शहर में कर्फ्यू लग गया, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, उसका इलाज हुआ और ठीक हो गया। जब असली बात, ये बात मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ, मतलब रोमांच, इससे बड़ी और क्या बात होगी, जहाँ पे प्रदेश के मुखिया हों और हमारे डीजीपी साहब हों, आईजी, डीआईजी, डीजीपी साहब लोग हों, और वहाँ के जब जैसे इला अरुण का, जैसे उसी डायरेक्टर की वजह से सारा कार्यक्रम, सफाई महोत्सव का उद्घाटन ही खराब हो जाता अगर वो डायरेक्टर जिंदा नहीं रहता तो, और कितना कलंक लगता। तो वो डायरेक्टर जो है बैठ के ब्रीफ कर रहा था पूरे कार्यक्रम को, और सामने देश के, प्रदेश के बहुत सारे मंत्री, उसी में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आज़ाद को भी आना था, चर्चा थी, और मौसम खराब होने की वजह से नहीं आए थे, तो उस कार्यक्रम में उनको आना था। मतलब इतना बड़ा कार्यक्रम उस समय का था वो। उसमें जब इला अरुण का कार्यक्रम सभा पे पहुंचा ना, टॉप पे, फिर उन्होंने कार्यक्रम को डेड कर दिया, तो लोग अवाक रह गए कि कार्यक्रम को, मतलब डांस कर रही थी, गा रही थी, एकदम बीच में रोक दिया। साग लगा सबको कि नहीं, बीच में, इसे मंच पे वो कार्यक्रम, ये तो जैसे डॉक्टर मतलब ठीक कर दिए। जब जो कार्यक्रम सफाई महोत्सव का रात का शुरू हुआ कलाकारों का, तो उसमें रात के 12 बजे, जब 12 बजा होगा, तब उन्होंने, इला अरुण ने कार्यक्रम रोका, तो अवाक हो गए सब लोग। तो उसमें उन्होंने अपने जो म्यूजिक डायरेक्टर था
तो उसको वो कह रही हैं कि ये अगर म्यूजिक डायरेक्टर आज अगर जिंदा नहीं होता तो मुलायम सिंह का आज जो है नाम जो है अच्छा नहीं होता, इसलिए कि इसकी जिंदा रहने की वजह से कार्यक्रम आप लोग देख पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अरे यार, अब तो मतलब जिसको हमने अपनी जान देके बचाई और उसी की वजह से फिर जो है चर्चा हो रही है, तो हम लोगों को तो सुबह फिर सस्पेंड होना है। फिर हमने रिस्क लिया, कमांडो वर्दी में हम लोग हुआ करते थे उस समय, तो हम रिस्क लिए मंच पे चले गए। हमने संजय को इशारा किया, ये क्या हो रहा है, सुबह नौकरी मेरी जाएगी। और संजय जो है रो के फपक के मुझे पकड़ा और संजय जी ने कहा कि फिर इलाजी को रोका उन्होंने और फिर नेताजी से बताया उन्होंने कि सर अगर मैं जिंदा हूँ इस सिपाही की वजह से जिंदा हूँ, ये कार्यक्रम आपका अच्छा हो रहा है या इसका नाम हो रहा है या हो पा रहा है तो इस सिपाही की वजह से। विश्वास मानिए, मुलायम सिंह जी और मंच पे होते हैं, मैं उनके गोद में होता हूँ, बहुत सारी फ़ोटोज़ मेरी उस समय की है और मेरे डीजीपी साहब, आईजी साहब मेरे साथ होते हैं। और मेरे लिए मतलब इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कि मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता था कि मुख्यमंत्री मुझे गोद में लेके खड़े हों। और फिर वहीं से जीवन की शुरुआत हुई। बहुत हम लोग पूरब से जाते थे, गांव के प्रधान की सिफारिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हमारे माँ बाप ने जाना कि मेरे मतलब लड़के को नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने गोद में पकड़ रखा है, ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए और पूरे सबके लिए बड़ा गर्व का, पुलिस विभाग के लिए बहुत गर्व का विषय था कि एक अदने से सिपाही को। तो लोग कहते हैं कि आपसे लोगों को सीखना चाहिए। तो देखो मतलब जब आप हम जान जोखिम में डालेंगे तो रिस्क तो लेना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और भी इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ है, कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से आपको बताएंगे। तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। हाँ, वहीं से जीवन की शुरुआत हुई और फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगा कि जहाँ मौका लगता है कि यहाँ रिस्क है और मेरी ज़रूरत है, यहाँ पे मेरे बिना ये आदमी मर सकता है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब काम किया जाए। सर वाकई काबिले तारीफ़ है आपका काम और काबिले तारीफ़ है आपका काम करने का तरीका। बहुत सारे वर्दी वालों को आपसे सीख लेनी चाहिए और आपके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। सर कुछ सवाल हमने फेसबुक पे पूछा था लोगों से, उसमें से कुछ सवाल है। मयंक गुप्ता जी का सवाल है, काम तो बहुत बढ़िया है सरकार, लेकिन एक बात पूछना है, क्या गरीबों के रिक्शे और बाइक ही दिखते हैं सर को? क्या मालवीय रोड के बीचों पार्क गाड़ियाँ ओवर ब्रिज पे खड़ी नहीं दिखती क्या? मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ और रिटर्न में RTI मांग लें और ई रिक्शे के 500 लोगों को इकट्ठा कर ले। अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी और 10 दिन पहले भी मैंने मीटिंग किया था और अक्सर उनकी मीटिंग में करता रहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जैसे कानूनन ये बताना टीवी पे मोबाइल पे ज़रूरी नहीं है। वो ई रिक्शे के लोगों से, ड्राइवर से मिल के पता किया जाए कि ई रिक्शा में किस तरह से, मुझे पता है कि ई रिक्शे का ड्राइवर जो है 200-300 रुपया पाता है और जिसकी वजह से चलाता है, तो उसको थोड़ा सा डांट वाँट के शुरू में मैंने काम चलाया, फिर डांट से काम नहीं चला तो थोड़ा बहुत जुर्माना भी काटा गया और उनका न्यूनतम से न्यूनतम जुर्माना काट के शहर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और रही बात 4 व्हीलर की, तो कोई रिटर्न में मांगेगा तो मैं ज़रूर दूंगा कि मैं कितने 4 व्हीलर का चलान करता हूँ। और बहुत बड़े बड़े लोग जो है देवरिया में जो है बहुत ही सिस्टम से गाड़ियाँ लगाते हैं। इसके पहले, आज के 3 साल पहले देवरिया में गाड़ियाँ कैसे लगती हैं, 3 साल बाद कितना बेहतरीन लगता है। कलकत्ता में रहने वाला टैक्सी ड्राइवर, सिलीगुड़ी का रहने वाला अगर देवरिया के आदमी से कहता है कि काश मेरे यहाँ भी रामवृक्ष यादव होते तो देवरिया की तरह ट्रैफिक मेरे यहाँ भी होता। नहीं, तो काफी सुधार है सर देवरिया के ट्रैफिक में। हम लोग भी पहले आते थे तो काफी वो होता था, अभी तो सर हम लोग भी डरते हैं वैसे आपसे। मैं खुद ही अपना बात बताऊं, मैं ऐसे रोड से जाते वक्त मैं बाहर में आउटर देवरिया में ही मैं ये सोच लेता हूँ कि भगवान न करे कि मुलाकात हो, निकल जाओ बस। खैर अब तो थोड़ा डर निकल गया है, पहले मिले नहीं थे आपसे तो थोड़ा सा डर लगता था। वैसे किसी नॉर्मल व्यक्ति को जो आप सही हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं या सारे ट्रैफिक रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल। ये मैं आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्यों डरो आप, क्यों डरो। और सिर्फ सही बात तो है कि मेरे टॉपिक पे या किसी भी पुलिस वाले टॉपिक पे मुझे लगता है कि आप हेलमेट लगाए हैं और इस समय जो है कोरोना का प्रकोप है, हेलमेट मास्क लगाने वाले को पुलिस वाला मुझे लगता है कि 70% कोई पुलिस वाला टोकता नहीं है। आप मास्क लगाए, हेलमेट लगाए हो, अगर आप मास्क भी नहीं लगाए हो, हेलमेट भी नहीं लगाए हो, 3 सवारी बैठे हो, जीन्स आपका फटा है, मसाला खाए हो, गजनी बाल कटाए हो, तो आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, आपका पड़ोसी प्रसन्न नहीं होगा और आपका मोहल्ला प्रसन्न नहीं होगा। तो मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं प्रसन्न हूँगा? जिसने आपको पैदा किया, आपके इस स्टाइल से, आपके काम से जब आपका सब लोग परेशान है तो पुलिस तो वैसे ही आपको जो है, फिर उससे पुलिस से तो आपको तकलीफ होगी। लेकिन कोई शरीफ है तो हम पुलिस वालों के, मेरे जैसे पुलिस वाले के तो सर पे रहेगा, वो मेरे हट में रहेगा। लालू जी का सवाल है
कि अगर गाड़ी का चालान कट गया है तो क्या करें कि कम पैसे में कानूनी तरीके से मामला हल हो जाए? देखिए जो है ये मेरी बहुत ही पूरे आम जनमानस को, पूरे देश के आम जनमानस को मेरी एक मार्मिक अपील है, मेरी प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है कि ये बिल्कुल मतलब एक तरह से आप कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं और खुद ही आप अपराध कर रहे हैं, दूसरे को अपराध करने की प्रेरित कर रहे हैं। तो इस तरह खुद ही जब आप करेंगे तो पुलिस वाला तो वैसे ही मतलब कई बार अगर आप ही प्रेरित करेंगे तो किसी को दिक्कत है पैसा लेने में, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब पैसा लेके काम को निपटाया जाए। इनकी बात थोड़ा सा मुझे भी इनडायरेक्टली आप घूस देने की बात। जी 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 बिल्कुल। इसलिए इस तरह की प्रक्रिया किसी हाल में आपको नहीं करना चाहिए, इस तरह का सवाल भी आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपके व्यक्तित्व पे, जो सवाल जिन्होंने किया उनके व्यक्तित्व पे ही ठीक सी बात नहीं लोग करेंगे समाज में, दुनिया में। इसलिए इस चीज़ों से बचना है। सर, मुस्तफ़ा अंसारी का सवाल है कि कोई भी आम आदमी पुलिस को इज्जत की नज़र से नहीं देखता है, ऐसा क्यों? वैसे सिंघम सर की आम जनता में काफ़ी सराहना है, इनके ईमानदारी और संघर्ष की वजह से देवरिया के दिलों में रहते हैं। देखिए मैं ये वाले सवाल का जवाब मैं उनको तो दे ही रहा हूँ, लेकिन अपने पुलिस के जो हमारे मित्र हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, जो लोग पुलिस विभाग में खाकी पहन रखे हैं, उनको एक बात मैं याद दिलाऊँ, पता नहीं याद उनको रहता है नहीं रहता है। जैसे ये खाकी 1000 नहीं 1 करोड़ रंगों पे भारी पड़ता है। आप जब हम एक खाकी पहन के रोड पे खड़े होते हैं या कहीं पब्लिक के बीच में होते हैं तो हम अनायास ही सबके आकर्षण का केंद्र बनते हैं। तो हमें तो सबसे ज़्यादा सम्मान पाने की वजह भी मैं हो सकता हूँ और सबसे ज़्यादा बदनाम होने की वजह भी हो सकता हूँ। अब तय हमें करना है कि हमको सम्मान पाना है कि हमको बदनाम होना है। तो इसको पहन के जितनी जल्दी हम बदनाम हो सकते हैं, इसको पहन के जितना जल्दी मेरा नाम हो सकता है, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे इतना आदमी फेमस हो। तो लोगों का अपना अपना विचार है। जैसे एक ही माँ बाप के 5 संतान होते हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके पहले सोशल मीडिया नहीं था तो मैं ही कम से कम 30 साल काम किया तो नाम भी कोई नहीं निकाला। ये तो सोशल मीडिया और आप जैसे लोगों को, जो लोग छोटे तबके से आते हैं, और उन लोगों का योगदान है, सोशल मीडिया का योगदान है कि मेरे कामों को उन्होंने देखा तो जनता को बताया भी। और हमें भी कभी कभी छोटे मोटे काम जिससे बच्चे नौजवान मिलते हैं, कहते हैं सर आपके काम से हम लोग इंस्पायर होते हैं, आपने स्टेटस नहीं लगाया कुछ काम का। सर, वो चीज़ आपका दिखता है जब आप रोड पे होते हैं और युवाओं में जो आपका एक क्रेज है सेल्फी लेने का, मैं ये चीज़ देखा हूँ कई बार ही आपको। काफ़ी आप अगर रोड पे आप ऑन ड्यूटी भी होते हैं फिर भी लोग सेल्फी लेने वाला ये क्रेज बहुत तगड़ा है। सर, आदित्य विश्वकर्मा जी का एक सवाल है कि आप इतनी कड़ी धूप में जो संघर्ष करते हैं, क्या इसका प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता? देखिए मैं बताऊं आपको, आज अभी तक मैंने किसी से नहीं कहा था, लेकिन आज आपको बता दूं, भटनी का रहने वाला एक यादव लड़का देवरिया में जो है यहाँ पे कोचिंग कर रहा होता है, और गोरखपुर भी कोचिंग कर रहे होते हैं वो। और एक दिन गोरखपुर ब्रिज पे सुबह 8 बजे का निकला, रात के 11 बजे जब मैं जाम खुला रहा होता हूँ और वो मुझे देख रहे होते। जाम खुलने के बाद मैं पूछता हूँ कि आप क्यों खड़े हो, तो कहते हैं कि सर मैं आपको देख रहा हूँ। ना क्यों देख रहे हो? कि सर आप सुबह 8 बजे आते हो, रात के 11 बज रहा है और आप काम कर रहे हो। और सर मैं अपने खुद को, उनका अपना खुद का जवाब था, मैं अपने खुद को मैं समझा रहा हूँ। एक बंदा नौकरी पा गया है, अफसर है, वो 16 घंटे धूल में धूप में धुआं में काम कर रहा है, और मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ और मैं पंखे में, एसी में, कूलर में, घर में किताब पढ़ के थक जाता हूँ। और बाद में, और चूँकि वो उसी दिन वहाँ से लौटने के बाद में अपने को कमरे में एक बंद करते हैं देवरिया में, और कमरे में बंद करने के बाद 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद जो है मिठाई का डब्बा लेके मेरे पास आते हैं दौड़ते हुए कि सर IPS का रिजल्ट आया है और सर मैं IPS हो गया हूँ, और सारा श्रेय मुझे देते हैं। और शायद उनकी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी ही मेरे पास आने वाले भी हैं वो। और उन्होंने कहा कि सर जब मैं थक जाता था तो चौराहे पे आपको देखने के लिए आता था कि साहब क्या कर रहे हैं, और जब आपको देखता था कि आप 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे लू में ट्रैफिक को चला रहे होते हैं, मैं एनर्जी खो के फिर पढ़ाई करता था। तो मुझे जो थकान नहीं आता है, मुझे जो धूप नहीं लगता है, जो मुझे लू नहीं लगता है, मतलब एक कोई लड़का मतलब मुझे देख के IPS होने में उसको सहयोग मिला होगा, तो किसी को धूप नहीं लगेगा, किसी को धूल नहीं लगेगा, और किसी को भूख नहीं लगेगा, किसी को प्यास नहीं लगेगा। आपको भी अगर आप अपने कर्तव्यों से थक गए हों तो देवरिया आकर श्रीराम वृक्ष यादव जी का काम देखना चाहिए, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, देखना चाहिए आपको। सर, प्रदीप विश्वकर्मा जी का सवाल है, मैंने कई बार देखा है जब कोई किसी प्रकाश का नियम या उल्लंघन करता है तो आप आक्रोशित होकर उन पर डंडे का प्रहार कर देते हैं, बल्कि आपको उनसे जुर्माना लगाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए।
नहीं, डंडे का प्रहार मैं बिल्कुल भी नहीं करता। शुरू के दिनों में आया था, मैंने कहा कि गुंडे मवाली जो बदमाश होते हैं, आखिर में जिनको प्यार की भाषा समझ नहीं आती, जिनको कानून बिल्कुल तोड़ के ही चलना है, तो ये बिल्कुल रिटेन में नहीं है कि मैं किसी को डंडे दिखाऊं भी, लेकिन कई बार डंडा दिखाना ज़रूरी होता है। तो ऐसे लोगों को जो है समझाने के लिए मैंने कहा पहले ही कि जिनके माँ बाप परेशान है, पड़ोसी परेशान है, मोहल्ला परेशान है, जिनसे ज़िला परेशान है, अगर 3 सवारी बैठ के और वो जो है गजनी कट बाल कटा के फटा जीन्स पहन के अगर किसी को टक्कर मारने की कोशिश करता हुआ और पुलिस के पास ही नियम को तोड़ता हुआ जाएगा, तो उसको रोकने में अगर जो है रोकने के लिए अगर डंडे का प्रयोग किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि अगर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बातें बहुत पुरानी है, शुरू के दिनों की हैं। अब तो देवरिया के लोग जो है अपने आप ही सब इस काम को मानने लगे हैं। तो डंडा तो मैंने बहुत पहले का ही मैं रख दिया हूँ, करीब मुझे लग रहा है 1 साल हो गया है। डंडे को तो मारने की तो छोड़िए, अब दिखाने की भी नौबत नहीं आती, सब लोग नियम को पालन कर रहे हैं। मतलब आप बातों से ही लोग मान जाते हैं। हैं। सर, एक आखिरी सवाल है दिलीप गौतम जी का, कि आपका ट्रांसफर ऑर्डर क्यों निकल गया था, जबकि आप देवरिया डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी पॉपुलर और एक्टिव टीएसआई हैं? नहीं, मैं बताऊं, ये जैसे अफवाहें होती हैं मेरे लिए, जैसे मैंने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मात्रा भी कई बार मैं अगर कहीं गलती से टाइप करने में गलती से अगर वो हो जाती तो वो भी वायरल हो जाता है। तो जैसे मेरा कोई ट्रांसफ़र नहीं निकला, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। और चूँकि मैं मेहनत से, निष्ठा से, लगन से काम करता हूँ, मेरा काम जनता को पसंद है, उच्च अधिकारी महोदय लोगों को पसंद है, जो नेतृत्व करते हैं, उच्च नेतृत्व करते हैं, उनको पसंद है। तो मुझे रखे हुए काम पसंद नहीं होगा, अच्छा काम नहीं करेंगे तो नहीं रखेंगे। तो और स्थानांतरण एक प्रक्रिया है और उसका समय पूरा होने पे मतलब होता है, वो मेरा भी आने वाले समय में होगा। सर, एक सवाल ये बताइए कि जो आप मतलब 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद मतलब आप अपने घर फैमिली को क्या टाइम देते हैं, कैसे मतलब वो फैमिली वाला टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? जैसे इस दुनिया में ना किसी को कंप्लीट सब कुछ नहीं मिलता, कुछ छोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा। जैसे हमें भी मेरी पत्नी बहुत अच्छी लगती है और मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं, लगता है कि बच्चों में बहुत टाइम तक रहा जाए। लेकिन जैसे जो सच में जो जनता का प्यार है, जो जनता की मदद है, उसको करने के लिए थोड़ा सा यहाँ का प्यार कम तो करना ही पड़ेगा। और फिर मुश्किल तो होती है, जैसे उनको भी शिकायत होती है कि आपका संडे को भी छुट्टी नहीं रहता है, और सही में मेरा तो संडे मंडे से भी ज़्यादा भारी हो जाता है, कई बार लोग देखते हैं। तो उसमें भी जैसे इनके लिए मैंने कहा कि जैसे मैं अब पुलिस घर से बाहर होता हूँ, गेट में प्रवेश करते ही मैं रामवृक्ष यादव हो जाता हूँ और मेरा अपना घर होता, परिवार होता। अक्सर आपने देखा होगा कि कई वीडियोस मेरे वायरल हो जाते हैं। एक डांस वाला वीडियो वायरल हुआ था। और देखिए, मैं जैसे उनको आप एक चीज़ और भी जानते हैं कि जैसे मुझे ईमानदारी के लिए भी बहुत जाना जाता है। जैसे मैं बहुत मोटी मोटी सोने की चेन तो नहीं ला पाता उनके लिए, या बहुत सारे इस तरह की ज्वेलरी नहीं ला पाता। तो जैसे मैं जानता हूँ कि अगर उनके साथ थोड़ा सा ठुमके घर में लगा दिया जाएगा तो उनका भी मन प्रसन्न, मेरा भी, और बच्चों के साथ इस तरह से एंजॉय करते हैं। जैसे जिसके पास धन दौलत या बहुत सारा इस तरह का लग्जरी सामान नहीं है, तो उसके बीच का रास्ता तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। आखिर में कुछ तो पत्नी को प्रसन्न करने का, जैसे घर में प्रवेश करते ही नाचते हुए जब उनके पास जाते हैं, उनको लगता है कि चलो अच्छा हुआ, उनका भी मन प्रसन्न करना, खुद भी प्रसन्न रहना। अगले दिन एनर्जी को कोई काम करना है तो अपने घर से ऊर्जा लेके जाएंगे तभी तो रहेंगे। और सही बात है कि मैं बहुत ही मेरी इतनी सारी अच्छाइयों की वजह, मुझे इस मुकाम तक पहुंचने की वजह एकमात्र मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। कई बार इनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, इनको कोई शिकायत नहीं होती। बर्थडे बीत जाता, कपड़ा नहीं खरीद पाता हूँ तो कई बार मतलब बिल्कुल शिकायत, इनको पता होता है कि मेरे पापा का इतना नाम है, मतलब बेटियाँ ऐसे कहती हैं, बेटा ऐसे कहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब कहीं ना कहीं हमको मेंटेन करना पड़ता है। कई बार तो मतलब असली वाला नहीं कर पाते तो नकली करके मतलब उनको दिखाना होता है कि नहीं यार, आई लव यू, आई रियली लव यू कहना पड़ता है। और लव यू के लिए तो मतलब उनको भी 4 घंटे टाइम चाहिए, लेकिन 4 मिनट भी नहीं दे पाता हूँ। तो रियली लव कहाँ हुआ? हाँ। रियली लव के लिए तो जनता से हो रहा है। रियली लव जिनके लिए ट्रेन से कूदना पड़ता है, नदी में कूदना पड़ता है और इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। सर, जनता के दिल में आप हैं और रहेंगे दिल में। सर, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का एक पर्सनल लाइफ होता है और एक प्रोफेशनल लाइफ होता है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा फर्क होता है और वो होना भी चाहिए, तो आप लोग उस चीज़ को समझिए। सर, अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये भी बात मेरी बात नहीं है। एक बार अक्सर मैं मीटिंग में या जहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं उनसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं।
जैसे जितनी सारी बातें की हम लोग, मतलब दोनों लोगों ने, मुझे लगता है कि ये सब बात आप जानते हैं। जो बातें अब मैं करने जा रहा हूँ उसको भी जानते हो। घर के बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि बिना मेहनत के मतलब कुछ भी नहीं होना है। किसी भी टॉपिक पे बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होगा। किसान अपने घर में सोया रहेगा तो उसका खेती नहीं होगी। मैं पुलिस वाला हूँ, ट्रैफिक का सिपाही हूँ, दरोगा हूँ, जो भी हूँ, अगर अपने काम को करूँगा नहीं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो जैसे विद्यार्थी है, जो नौजवान हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उनको क्या हासिल होगा। या पढ़ाई करते हैं या खेलते हैं या और भी जिस टॉपिक पे, संगीत पे काम करते हैं। हाँ, बस एक चीज़ है, ये हमने नहीं कहा है, दुनिया के लोगों ने कहा। मेरा एक जो अपना मानना है, जब तक हम किसी काम में डूब के, मस्ती के साथ, रिस्क लेके, जुनून के साथ नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। दूसरी बात, एक बात और, कि जैसे जितना सब लोग करते हैं उतना हम भी करेंगे, तो जितना सबको मिलेगा उतना हमको भी मिलेगा। अगर हमको सबसे ज़्यादा पाना है तो सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मेरी ड्यूटी 8 बजे चालू होती है, 8 बजे ख़त्म हो जाती है, और ऑफिस में बैठना है और लोगों को ब्रीफ करना है, ड्यूटी लगाना है। लेकिन आपने मुझे कई बार रोड पे, चौराहे पे और जगहों पे आप मुझे ड्यूटी करते हुए पाते हो। इस काम को मैं अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकता हूँ, किसी से करवा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि मेरी वजह से बहुत सारी लोग इंस्पायर भी होते हैं और मुझे खुद को सुकून मिलता है। देखिए, दुनिया में कोई भी आदमी कहे कि मैं उनके लिए काम करता हूँ, कोई किसी के लिए काम नहीं करता, सब लोग अपने लिए काम करते हैं। जो काम मुझे अच्छा लगता है और इसीलिए मैं इतना डूब के करता हूँ। तो इसलिए आपको, एक नौजवानों को और चीज़ें, गार्जियन को, जैसे एक बहुत बड़े विद्वान की बात, अभी एक सेमिनार में मैं था तो वहाँ पे बताया उन्होंने कि जिसको अपने घर में जैसे बेटा बेटी हैं तो जो काम उनको पसंद है वही काम करने दीजिए। पसंद का काम, जैसे मुझे झाड़ू लगाना, सफाई करना, या मतलब स्वच्छता से संबंधित मुझे, मेरा एक जुनून है, पागलपन है, दीवानगी है। मेरे लिए पूजा से बढ़ के भी स्वच्छता है। तो मैं रात के 12 बजे ड्यूटी करके भी आता हूँ। अगर कोई मुझे फावड़ा दे दे, मैं 4 घंटे फावड़ा चला सकता हूँ इस उम्र में। तो इसलिए जो चीज़ आपको पसंद है उसको ज़रूर करिए, और उसी से आपको आने वाले समय में मंजिल मिलेगी और आने वाले समय में आपको मुकाम मिलेगा। पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। देवरिया के टीएसआई श्री राम वृक्ष यादव जी से आपको सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच आपको, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोज आपके लिए और लाते रहेंगे। देखते रहिए आपन देवरिया का एक खास प्रोग्राम बातचीत। धन्यवाद।